नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में अपने तीखे तेवरों का इजहार कर देने वाले राहुल गांधी फुल एक्शन मोड में है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभालने के बाद उन्होंने इरादों का इजहार कर दिया था, और जिस तरीके से उन्होंने सत्तारूढ़ दल, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घेरा था, उसकी चर्चा आज तक है। और उस चर्चा के बाद सत्र जब समाप्त हो चुका है, उसके बाद भी राहुल गांधी पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। और अभी उन्होंने पिछले सप्ताह भर में 3 राज्यों का दौरा किया है, और 3 राज्यों के दौरे के बाद आज वो असम और मणिपुर पहुंचे हुए थे। असम बाढ़ पीड़ितों से वे चर्चा करते रहे दिन में। मणिपुर में उन्होंने जो दंगा पीड़ित हैं, साल भर से मणिपुर जो जल रहा था, कुछ छुटपुट शांति हुई, लेकिन उस शांति के बाद जो वहां लोगों के हालात हैं, स्थितियां हैं, उससे रूबरू हुए। और वे बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाएंगे। जब मणिपुर बहुत जमकर जल रहा था तब भी वे पहुंचे थे, और अभी वे पहुंचे हैं। और जो उनका रुख और रवैया है वो साफ कर रहा है कि अब वे चैन से बैठने वाले नहीं हैं। उन्हें जो दायित्व मिला है उसका बखूबी निर्वहन करने वाले हैं। और अब तो जो एक्शन है राहुल गांधी का, उसे लेकर कहीं तंज भी हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को जिस तरीके से घेरा जाता है, जो मीम्स बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा तरीके से उठकर निकलकर सामने आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी अलसुबह उठकर किसी न किसी राज्य में चल देते हैं, और उन राज्यों में जहां हालत खस्ता है, खराब है, हाथरस गए थे राहुल गांधी, वहां जो 121 जो मौतें हुई उस भगदड़ में, उसके बाद कोई हाल लेने नहीं पहुंचा केंद्र की सरकार की ओर से। प्रधानमंत्री जी तो पहुंचे ही नहीं, ना उनके कोई नुमाइंदे पहुंचे। यदि सीधे सीधे कहें तो एक दायित्व बनता है कि दिल्ली से हाथरस बहुत दूर नहीं था, केंद्र का दल भी जा सकता था और सरकार के नुमाइंदे तो सीधे सीधे जा ही सकते थे। ये कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार की ओर से कि यूपी के मुख्यमंत्री तो वहां पहुंचे ही पहुंचे, लेकिन जो सही तरीके से रोल रुख होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और अब तो मणिपुर में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी नहीं जा रहे हैं संसद में, और वो सड़क पर जब उतरे हैं राहुल गांधी तो मणिपुर भी पहुंच गए। और अभी तो उनकी मुलाकात वहां राज्यपाल से चल रही है, हो रही, जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं, बात शुरू कर रहे हैं। और वो शांति की बहाली के प्रयास क्या कुछ हो सकते हैं, उसमें अपना जो योगदान है, रोल है, उसे निभाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। तो मैं जैसा कह रहा था कि खलबली है। मोदी जी कहीं ना कहीं चिंतित होंगे कि राहुल गांधी ने उन्हें जैसे पीछे छोड़ने का क्रम शुरू किया है, तो कहां जाके वे थमेंगे, कहां ठहरेंगे। राहुल ने तो अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और उस पे जो उनका एक्सीलेटर है वो दबा हुआ है, और निरंतर वे संदेश देश की जनता को दे रहे हैं कि चिंता ना कीजिए, जो सवाल हम संसद में करते हैं वो सड़क पे करेंगे। और पहले भी वे कर रहे थे। उस आसाम में पहुंचे हुए थे जिस असम में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा था। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कभी कांग्रेस में होते थे और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वो मुखिया हैं उस राज्य के, और मुखरता के साथ में बातें किया करते थे, लेकिन नहीं दिखे, नहीं उनकी ओर से निकल कर आया। असम बार बार हर साल जब होता है बारिश, अति बारिश होती है, अति वर्षा होती है, तो बाढ़ आ जाती है, और डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पाती है। तो आज जो राहुल के जो दौरे हैं ताबड़तोड़, और जो सरकार की चिंता है, इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए जो हमारी नियमित 6 बजे की बहस चलेंगे एक खास पैनल के पास। खास पैनल हमसे जुड़ गया है। हमारे साथ जो जुड़े हैं बिलाल सब्जवारी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र सिंह साहब, जुड़े हैं जो निरंतर लोकसभा को कवर करते हैं और शानदार मुखर बोलते हैं। हमारे साथ धनंजय कुमार साहब हैं, और हमारे साथ किसान नेता और नेता दोनों पॉलिटिशियन सुनीलम साहब जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को स्मरण कराऊंगा कि आप हमारे जो ये पैनलिस्ट हैं इनको निरंतर देखते हैं, सुनते हैं, बेबाकी से अपनी राय प्रकट करते हैं, शानदार बोलते हैं, खरा खरा बोलते हैं, बिना लाग लपेट का बोलते हैं। बिलाल सर, शुरुआत में आज आपसे करना चाहूंगा, राहुल गांधी का जो अंदाज है, जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, और उन्होंने उन राज्यों का रुख किया जहां जनता पीड़ित है, परेशान है, बेहाल है,
सरकार नहीं सुध ले रही है ऐसा बार बार निकल कर आता है, लेकिन उन्होंने सुध लेना शुरू किया है। और ये उनके प्रयासों से जो चिंता की मैंने बात की, क्या संदेश इसे माना जाए, कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाए, और जो सरकार में खलबली है उस पर भी टिप्पणी चाहूंगा बिलाल सर आपसे। देखिए संजीव जी, राहुल गांधी के अंदाज में तो मैं कोई खास परिवर्तन नहीं देखता। राहुल गांधी का जो अंदाज लोकसभा चुनाव से पहले था, वो अंदाज आज भी मौजूद है। कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी आज भी सेंटिमेंट के साथ जुड़े हैं। राहुल गांधी आज भी जनता के साथ जुड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी कल भी जनता के साथ जुड़े हैं। राहुल गांधी आज भी लोगों के दुख दर्द के साथ शरीक होना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि परिस्थितियों में बदलाव आ गया। पहले राहुल गांधी एक विपक्ष के रूप में कमजोर थे, आज राहुल गांधी एक विपक्ष के रूप में भी मजबूत है। और राहुल गांधी की सोच जो लोगों के साथ थी, जो सेंटिमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, लोगों के दुख दर्द की पॉलिटिक्स करते थे, वो उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन आज के जो राहुल गांधी हैं एलओपी के बाद, उनका प्रभाव जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर पर देखा जा सकता है, या ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किस तरह से इस बार राहुल फोबिया का शिकार हुए, ये अपना आप में एक एक बड़े संकेत देता है कि किस तरह से राहुल गांधी ने पिछले 10 साल जो संघर्ष किया था, और आज राहुल गांधी की जो स्थिति है, वो अपने आप में बताती है कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से भाषण दिया लोकसभा के अंदर, और राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलते हुए जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को अपरोक्ष रूप से मंद बुद्धि भी कहा और बालक बुद्धि भी कहा, ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर के मानस पटल पर राहुल गांधी का प्रभाव किस हद तक हावी है, कि वो एक तरह से संतुलन, एक तरह से कहिए कि एक जो बैलेंस्ड अप्रोच होती है, या कहिए कि एक किसी भी परिपक्व या किसी भी प्राइम मिनिस्टर का जो एक स्टेचर होता है, या कहिए जो एक प्राइम मिनिस्टर का जो ग्रेस होता है, उस संतुलन को बरकरार रख नहीं पाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है राजनीतिक बदलाव का। वही जो राजनीति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी ने जिस तरह से हाथरस के अंदर पीड़ितों के से मिलने गए, और जिस तरह से मणिपुर के दौरे हुए उनके, जिस तरह से गुजरात के दौरे हुए, जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पे हमले भी हुए, और जिस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज किया, और खासतौर से प्रधानमंत्री की उपस्थिति में, कि वो इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हरा के दिखाएं। ये उनके आत्मविश्वास का एक परिचायक है, ये उनके आत्मबल का परिचायक। ये बताता है कि राहुल गांधी एक सधी हुई रणनीति के तहत एक काम कर रहे हैं। हालांकि गुजरात में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीतिक विश्वास में जिस तरह से राहुल गांधी की बढ़ोतरी हुई है, वो हर एतबार से प्रधानमंत्री को निशाने पे ले रहे हैं। हर एतबार से वो प्रधानमंत्री की जो बची कुची ब्रांड वैल्यू है उसको भी ध्वस्त करना चाहते हैं। वो हर एतबार से एक जो जिस नैरेटिव में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नैरेटिव पे खेलती है, उस क्लेम को ही पूरी तरह रिजेक्ट करना चाहते हैं, ये कह के कि आप हिंदू नहीं है। और जिस तरह से उन्हें हिंदुत्व हिंदुत्व नैरेटिव को इस देश में स्थापित करने के लिए जो एक सकारात्मक एक सपोर्ट मिल रहा है शंकराचार्यों से, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है भारतीय राजनीति में। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर उसी सेंटीमेंट के साथ खड़े हैं जिस सेंटीमेंट के लिए वो पहचाने जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर उस शाइन के साथ खड़े हैं जिस शाइन के साथ वो खड़े रहे थे। वो आज भी कॉर्पोरेट लॉबी की बात करते हैं, वो आज भी उस सेंटीमेंट को सेलिब्रेट करना चाहते हैं जहां एक इंडिया की टीम के जो लोग जीते हैं उनसे मिलने गए, बनिस्बत उनको जाना चाहिए था हाथरस के लोगों से मिलने। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उनको वहां नहीं जाना चाहिए था, प्रायोरिटी हाथरस होनी चाहिए, अर्थ मेरा कहने का ये है। तो दोनों की राजनीतिक दिशा अलग अलग है, और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी
ने जो संघर्ष किया पिछले 10 सालों में, और आज जो उनकी स्थिति है मोदी के सामने, उस पर मुझे वो एक बहुत मकबूल शेर है कि वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, मैं जो रोकर मुस्कुराया देर तक। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, आपने ठीक कहा बिलाल भाई कि बदला हुआ स्वरूप है और उन्हें जो एक संवैधानिक पद मिला है, कहीं उसके निर्वहन की कोशिश भी कर रहे हैं। धनंजय सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि ठीक है, राहुल गांधी ने अपने स्तर पर प्रयास शुरू किए और बहुत सघनता के साथ में, तीव्रता के साथ में, और बहुत जो मूव होने चाहिए आपको, ठीक है, अभी चुनाव से इसको जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अभी जैसे बिलाल भाई ने कहा, गुजरात बहुत दूर है, वो घर को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जो कांग्रेस का खेमा है, दल है, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और देश में जो समस्या है उसको कैसे और मुखरता से उठाया जा सके वह करते रहे। उनकी हमें दोनों यात्राएं देखी, उन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई, और अब लगातार उनकी ये जो पूरी की पूरी छवि है उसमें और कहीं ना कहीं निखार आ रहा है, बढ़ोतरी हो रही। लेकिन हम ये इसमें कांग्रेस खेमे से क्या कुछ और होना चाहिए, इंडिया अलायंस या उनके इंडिया के पार्टनर्स कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो खेमा है, दल है, वहां से वैसी जो उनके साथ जो एक कदम ताल होना चाहिए नहीं दिखता है। आप कैसे इसको देखिए, क्योंकि अभी जो आने वाले दो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हरियाणा है और महाराष्ट्र है, क्या कहेंगे आप धनंजय सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो नेता हैं वो इतनी आसानी से बदल जाएंगे ये तो संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी ने जिस तरह से पटरी बदली है, मैं इसको पटरी बदलना कहता हूँ, जी कि सामाजिक न्याय के एजेंडे को अपने भीतर बिठाया, और देश में आज जिस तरह के हालात हैं उसमें राहुल गांधी ने जिस तरह से संघर्ष किया, राहुल गांधी ने संघर्ष किया से मैं बात जब करता हूं तो आता है कि कांग्रेस पार्टी पर जब प्रहार करते हैं नरेंद्र मोदी, तो क्या राहुल गांधी के अलावा कोई नेता होता है? राहुल गांधी के नेहरू जी के अलावा कोई नेता होता है? क्या इंदिरा गांधी के अलावा कोई नेता होता है? मैं मानता हूं कि राहुल गांधी पे जितने हमले हुए भारत में, आज तक किसी भी नेता पे इतने व्यक्तिगत हमले नहीं हुए। विपक्ष के नेता हैं अभी राहुल गांधी। क्या कहा नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नीचे चंगू मंगू जो बैठे रहते हैं उन लोगों ने? कहा बालक बुद्धि। अरे आप क्या बोल रहे हो? बुजुर्ग हो गए हो, सम्मान करो। 55 साल का व्यक्ति बालक बुद्धि नहीं होता है। 18 साल में वोट देने का अधिकार दे दिए हो तो उसको कर दो 72 साल। 72 साल का आदमी चूंकि बुजुर्ग हो जाता है वही वोट दे सकता है। तो ये जो देश में चल रहा है वैसे नहीं चल रहा कि 73 साल का आदमी प्रधानमंत्री होने के लिए परेशान है और 18 साल के लड़के को बोलता है कि 22 साल में रिटायर हो जाओ। तो ये जो बीजेपी है, ये बीजेपी कौन सी बीजेपी है इसको पहचानना बड़ा संकट का काम। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो कांग्रेस में भी वैसे ही नेता है। अभी मैं एक कार्यक्रम कर रहा था शरद यादव जी पे, शरद यादव जी पे एक किताब आई है, उन्होंने जो सदन में जो भाषण दिए हैं उनके चुनिंदा भाषणों पे एक किताब है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि शरद यादव ने कहा कि हमारी माएँ गुलाम है, इसलिए हम जो है इतने लंबे समय तक गुलाम रहे। बहुत सही बात। ये जो बीजेपी है और कांग्रेस है, अगर आप कुछ खास नेताओं को हटा दे, नेहरू के समय में भी, नेहरू के समय में कितने लोग थे जो संघी नहीं थे? जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिक्र आता है तो क्या जिक्र आता है? जब आप जिक्र कीजिए जो मंदिर, सोमनाथ का मंदिर है, उसके पुनर्जीर्णोद्धार के लिए बात हुई और उसके उद्घाटन के लिए बात हुई तो नेहरू किस तरह से खिलाफ खड़े हुए कि ये सरकार का काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, लेकिन किया। बाद में भी देखिए कमलनाथ तक आ जाइए, वहां से कमलनाथ जो है धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन कराने चले जाते हैं। कई सारे बीजेपी कांग्रेस के नेता हैं जो राहुल गांधी को मंदिर ले जाते हैं और त्रिपुंड लगवा देते हैं। नेहरू जी का त्रिपुंड वाला फोटो जरा ढूंढ के बताइए कहाँ जा रहे थे मंदिर। तो ये जो मंदिर की जो राजनीति है, जो बीजेपी की राजनीति बेसिकली है, मंदिर की राजनीति का मतलब होता है कि धर्म का आप गलत इस्तेमाल राजनीति में कर रहे हो। राजनीति अलग विषय है, धर्म अलग विषय है। राजनेता अगर धार्मिक नेता बन जाएगा, जो मोदी जी अचानक चले जाते हैं ध्यान लगाने के लिए, ध्यान लगाना है आपको, आपका व्यक्तिगत जीवन है, लगाओ, लेकिन प्रधानमंत्री ध्यान लगाने चला जाता है और ध्यान लगा करके जब लौटता है तो फिर वो बोलता है विपक्ष के नेता को कि वो बालक बुद्धि है। तो तरस आता है, और तरस ये आता है कि आप हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के जो अध्यात्म है उसको बदनाम करते हो। आपका पाखंड हिंदू धर्म नहीं है। लेकिन कांग्रेस में भी वैसे लोग भरे हुए हैं जो पाखंडी हैं, जो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, और उन पाखंडियों से निजात पाना,
राहुल गांधी के लिए इतना आसान नहीं है। हालांकि राहुल गांधी जो जो कर रहे हैं, खास करके मैं जो बोलूं, जो जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो हाथरस जाएं, चाहे वो असम जाएं, चाहे वो केरल जाएं, चाहे वो कहीं जाएं, मणिपुर जाए, मणिपुर तो तीसरी बार गए, तो वो जाकर के समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह का भाषण उन्होंने सदन में दिया विपक्ष के नेता के तौर पे, अक्सर लोग कहते रहे, कांग्रेस के नेता भी, पत्रकार भी कहते रहे कि वो हिंदुत्व जो है, हिंदू धर्म पे बात करना बीजेपी का पीछ है, उस पे मत जाओ, कांग्रेस जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी उस पीछ पर गए और सीना ठोक के गए, और आज स्थिति है कि बीजेपी को अपना दामन बचाना मुश्किल हो गया है। रूस गए तो रूस में क्या हुआ? पुतिन कहाँ स्वागत में आए? स्वागत में आए पुतिन? अभी ढोल पीटा जाएगा, बड़ा हो, ये हो गया। अरे पुतिन को आना चाहिए था भाई, इतने महान देश के महान प्रधानमंत्री हमारे गए थे। हमारा देश कोई सामान्य देश नहीं है। भारत आज की तारीख में और महत्वपूर्ण हो जाता है कि उपभोक्तावादी जो समाज है दुनिया का, उसमें सबसे बड़ा क्रेता है, विक्रेता नहीं है, क्रेता है। हम हथियार खरीदते हैं। रूस गए हैं तो कुछ अरब रुपए के हथियार का सौदा करके आएंगे, हो सकता है। फ्रांस जाते हैं तो हम हथियारों के सौदा करके आते हैं। अमेरिका भी हमें इसलिए कहता है कि भैया कुछ खरीदेगा यार, क्योंकि हम बेचते तो कुछ है नहीं। हम बेचने के लिए हम अपने गांव में भी कुछ नहीं रखे, क्योंकि हम तो बाहर से अब जो है दिया भी खरीद के लाते हैं, वो चाइनीज दिया खरीदते हैं। मूर्ति भी खरीदते हैं तो चाइनीज मूर्ति खरीदते हैं। और डंका बजा रहे हैं कि हमने मोबाइल इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, मोबाइल यही बन रहा है, हिंदुस्तान में मोबाइल बन रहा है। कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है, कौन कंपनी है मोबाइल की जो बना रही है? ये सोचिएगा तो आपको थीसिस लिखना पड़ेगा और पता नहीं क्या होगा। तो मैं कहूंगा राहुल गांधी को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक लड़ाई है जो उनकी पार्टी के भीतर है, एक लड़ाई है जो संसद में है, सड़क पर है। जो इतने लोग जो है पीड़ा में है, वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर लड़ना पड़ा। अभी मैं एक और जिक्र करूं, राजस्थान के एक अभी विधायक ने कहा, राजस्थान के कांग्रेस के विधायक, ऐसे विधायकों को भी ठीक करना जरूरी है राहुल गांधी, जो जड़ विधायक है। उन्होंने कहा कि माँ, बच्चे को शादी करने से पहले माँ बाप की परमिशन अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। अरे संविधान ही नहीं पढ़ा यार तुमने, मामूली बात नहीं जानते हो कि बालिग को अधिकार है अपना निर्णय लेने का? विधायक कह रहा है। उस विधायक को राहुल गांधी को चाहिए तुरंत बाहर निकाले। ऐसे विधायकों की जरूरत नहीं है। जब ये करेंगे तब समझ में आएगा। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के भीतर भी राहुल गांधी को एक अभियान चलाना होगा कि आप पहले उनको पढ़ाइए, संविधान क्या है, नेता होने का अर्थ क्या है, देश कैसे बेहतर बनेगा। ये 3 बिंदु पर जब तक आप अपने कार्यकर्ताओं का क्लास नहीं लेंगे। अभी जब गुजरात में गए राहुल गांधी ने, बहुत बढ़िया भाषण किया उन्होंने, और उन्होंने समझाया अपने कार्यकर्ताओं को। तो वो जरूरत है पहले अपने कोर नेता जो उनके पास बैठे हुए हैं, उन नेताओं को पढ़ाएं कि संविधान क्या है, उन नेताओं को पढ़ाएं कि संविधान का टारगेट क्या है, उसका मूल जो है ईंधन है वो कहां से आएगा। अब एक विधायक अगर बोलता है, कोई सांसद बोल देगा कि भाई जो है ये बाबा बड़े अच्छा है, बाबा का प्रवचन हम कराएंगे, तो भगाइए उसको। सरकार का काम भगवान भरोसे चलना नहीं है। सरकार का काम है कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, जो अनिश्चित है, उसको निश्चित बनाए। वो तय करे कि बाढ़ में जो इतने सारे लोग मर जाते हैं, हर साल बाढ़ आती है इस देश में, हर साल इस देश में हजारों लोग मरते हैं, हर साल सरकार व्यवस्था करती है। क्या व्यवस्था करती है? क्या व्यवस्था है? हर साल जो है बारिश होती है और शहर डूब जाता है। मुंबई में ट्रेनें नहीं चल रही है, मुंबई में ट्रेनें नहीं चल रही है, बताइए, आर्थिक राजधानी है हमारी। बिहार शरीफ में क्या होगा? तो और फिर आप बड़े गर्व से कहोगे मेरा देश महान। अरे आपका देश महान मुंह से बोलने से नहीं होगा, व्यवहार में दिखना चाहिए महान। आप स्त्रियों के प्रति क्या भाव रखते हो, आप दलितों के प्रति क्या भाव रखते हो, आप जो वंचित हैं, जो कमजोर हैं, उनके प्रति क्या भाव रखते हो। तो आप क्या कहते हो? 5 किलो अनाज दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं। एक बड़ा अच्छा मुझे बताया, लास्ट करूंगा संजीव भाई, हाँ, कहा मैं कि दोबारा भी मंदिर में लौटूंगा जब देते हो, जी। मंदिर में जब देते हो तो दान कहलाता है, और मंदिर के जैसे ही बाहर निकलते हो तो वो भीख हो जाती है। वो भी वही कर रहा है लेकिन वो भीख हो जाती है। तो इसको जी समझना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की अभी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आपने जो बात कही, ट्रेन की बात कही, हम तो ये देख रहे हैं बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जा रही थी, और उसको लेकर सारा, और क्या हालात है आपने जो बयां किए, सब जगह यही हालात है, पानी पानी है देश, जगह जगह। अयोध्या में हमने देखा पूरे का पूरे। सुनीलम सर, जो ये उम्मीदें जागी हैं, पहले मैं वीडियो दिखाता हूं सभी हम दर्शकों को भी, और आप लोग भी देखिएगा। मणिपुर का एक वीडियो है, बहुत उम्मीद के साथ
बहुत उन्होंने एक जैसे कोई फैमिली का एक जो मुखिया पहुंचता है उस अंदाज में लोग, चाहे वो असम हो और चाहे मणिपुर पेश आए। एक मणिपुर का दृश्य वो देखते हैं, फिर मैं सुनीलम सर से सवाल करूंगा और फिर उसके बाद रविंद्र जी के पास आऊंगा। आवाज नहीं है इसमें, लेकिन ये उनके जो भाव हैं उस भाव को पढ़िएगा, उनके चेहरों को पढ़िए, जो पीड़ित हैं, परेशान हैं। हमने देखा असम में भी पूरे रास्ते में जब वो पहुंचे तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां लोग खड़े हुए थे आशा भरी निगाह से, आशा भरी नजरों से, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, युवा हों, सब एक उनकी ये थी कि किसी ना किसी तौर पर राहुल गांधी को हम अपनी बात पहुंचाएं। सुनीलम सर, ये जो दृश्य आपने देखा, ये दृश्य हमने असम में भी और आपने देखा होगा दिन में, और उसमें कई हमने वहां जो मणिपुर से कई महिलाएं, कई जो पीड़ित हैं उनको भी सुना, लाइव थे वो लोग, अलग अलग चैनलों पर उन्होंने भाषण दिए, बात की, अपनी बात रखी, दर्द बयां किया। राहुल गांधी से जो जिस तरीके की आशाएं उम्मीद जागी हैं देश को, और बड़ी हैं, मतलब पहले भी थी कहीं ना कहीं, तो अब और दायित्व कितना उनका बढ़ता चला जा रहा है। अभी जो धनंजय भाई बात कर रहे थे कि तालमेल बहुत जरूरत है, उनके संगठन को कहीं वो कसने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? पूरे दौरे जो चल रहे हैं, उन्होंने शुरुआत की अब संसद से सड़क पर, आपकी प्रतिक्रिया? सुनीलम सर, आवाज पहुंच पा जी रही? जी हाँ जी। असल में उनकी जो भूमिका है, यहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक तो नेता विपक्ष है, वो पार्टी के लीडर हैं, लेकिन संगठन की कोई जिम्मेदारी उनके पास में नहीं है। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि इस संगठन के तौर पर उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा करना, फिर ये हो जाएगा कि भाई प्रेसिडेंट तो खड़गे जी हैं, तो जो निर्णय है वो तो खड़गे जी को लेने हैं, और खड़गे जी के निर्णयों के अंदर अगर वो हस्तक्षेप करने का काम करते हैं तो लोग कहेंगे कि देखिए उन्हें रबर स्टैंप बना करके रखा हुआ है। और इस समय तो पार्टी ने उनको एक स्पेसिफिक जिम्मेदारी दी है और पूरी इंडिया गठबंधन ने उन्हें इस बात की जिम्मेदारी दी है। और वो जिम्मेदारी जो सरकार ने एक किस्म का जो पूरा एक नैरेटिव जो उसने बना करके रखा हुआ था, उस नैरेटिव को तोड़ने की है। और वो तोड़ने का मसला ये है कि बहुत ज्यादा कुछ तो यूट्यूबर्स ही तोड़ देते हैं, सोशल मीडिया ही तोड़ देता है। इस समय पूरे देश के अंदर जो बारिश के बाद में जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स गिर गए हैं, पुल से लेकर के, और अयोध्या का क्या हाल है, दिल्ली का क्या हाल है, और एक एक एयरपोर्ट्स के क्या हाल हैं, तो ज्यादातर काम तो लोग भी मतलब जो है बढ़ चढ़ करके इस काम में मदद करने में लगे हुए हैं कि उनका ये नैरेटिव तोड़ने के लिए कि जो वो आए थे और जो वो ये कह रहे थे कि हम गवर्नेंस करना जानते हैं और एक गुजरात मॉडल है गवर्नेंस का, है ना, उसको तो पूरा फेल हो गया और इसलिए उसके ऊपर तो कोई चर्चा ही नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री भी उसको लेकर के, या जो राष्ट्रपति का भाषण हुआ उसके अंदर भी कहीं पर उसका कोई जिक्र नहीं आया, चर्चा नहीं हुई। मतलब ये है कि अब वो गवर्नेंस के मॉडल के बारे में बातचीत छोड़ चुके हैं। लेकिन देश के अंदर तो ये सवाल अहम रहने ही वाला है, क्योंकि जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य बिजली सड़क स्कूल अस्पताल रोजगार, ये सब तो इसके साथ में जुड़ा ही हुआ है। तो लोगों के लिए तो यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप छोड़ दें अपनी बला से, अपने इंटरेस्ट से, है ना, अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से, लेकिन लोगों की प्रायोरिटीज तो रहने वाली हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो यही है कि लोगों के जो कंसर्न हैं, लोगों के जो सवाल हैं, अलग अलग, चाहे मतलब वो हाथरस की जो बात है, वो चाहे वहां से हो जुड़ा हुआ, चाहे मणिपुर से जुड़ा हुआ, वो हर वो मौका जिसके अंदर लोगों के साथ में जुड़ने का एक अवसर है, राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं। और ये मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर एक चलन भी है, पहुंचना भी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि तुलना राहुल गांधी जी की और नरेंद्र मोदी जो है उनकी होने लगी है, तो फिर लोग ये अपेक्षा करने लगे हैं कि भाई प्रधानमंत्री को भी पहुंचना चाहिए। और प्रधानमंत्री तो जो है एक्सेसिबल है ही नहीं, वो अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को ही वो एक्सेसिबल नहीं है। तो जो दुखियारे लोग हैं, जो अलग अलग कारणों से जो पीड़ित लोग हैं, उनका तो कोई सवाल ही नहीं है उनको एक्सेसिबल होने का।
और मुझे लगता है कि इसी नैरेटिव को बनाने की जरूरत है, इसी को गढ़ने की जरूरत है कि आपसे बहुत दूर है आपका जो अपने आप को प्रधान सेवक कह रहे हैं। क्योंकि इस समय ये वाली बात सही कही कि उन्हें जाना तो चाहिए था, हाथरस के लोगों से मिलना था, मणिपुर के लोगों से मिलना था, लेकिन वो पुतिन से मिल रहे हैं। अब पुतिन से जो मिल रहे हैं तो वो तो आपको मालूम है कि दोनों एक दूसरे के वैचारिक मित्र हैं और यहाँ पर जो कुछ चलाने की कोशिश उनकी है वो पुतिन मॉडल को यहाँ पर जो है, तो कई लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई वो अपनी क्लास लेने के लिए, मतलब क्लास समझने के लिए वो गए हैं एक तरीके से कि भाई और क्या-क्या हो सकता है जो आप करके आप अपना राज चला रहे हैं और मुझे क्या-क्या करना है। भाई विपक्ष के साथ में डील करने का तरीका तो है ही है, पुतिन का भी वही है और मोदी जी का भी वही है कि मुकदमे लगा दो, जेल के अंदर डाल दो, है ना, माइक बंद करवा दो, उनको जो है संसद से निलंबित करवा दो, बाहर करवा दो, वो सब जो तरीके हैं, तो वहां पर तो और भी आगे बढ़ा हुआ है। तो मुझे तो मतलब इस बात का इंतजार है कि जब मोदी जी आते हैं तो कौन से नई योजना लेके आते हैं, कौन सा नया प्लान लेके आते हैं, कौन सा नया मॉडल की वो सीख लेके आते हैं जो हम लोगों को आने वाले समय के अंदर देखने मिलनी है। मुख्य अब एक बात अगर ये कहा जाए कि देखिए इनका जो मुख्य प्लैंक रहा, नैरेटिव रहा, वो नैरेटिव तो पोलराइजेशन का ही रहा है, हिंदू मुस्लिम के पोलराइजेशन का ही रहा है। उसको ही उन्होंने चलाने की कोशिश की और इस बात को लेकर के बहुत बहस है। अभी भी वो बहस है कि भाई आप मतलब हिंदुओं के बारे में कोई टिप्पणी करने के बाद में जो है उस बहस के अंदर आप आगे गए हैं या आप पीछे गए हैं। आप तो मध्य प्रदेश से आते हैं, जो है मध्य प्रदेश में आपने देखा सब चैनलों पे यहाँ पर ये चल रहा है कि जो है संघ से सीख लेगी कांग्रेस। कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है और उसके अंदर जो है दिग्विजय सिंह भाषण करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस कभी जो है वो धरना नहीं करती, आंदोलन नहीं करती, वो केवल कानाफूसी करती है, मतलब एक नैरेटिव गढ़ने का काम करती है। तो हम लोगों को जो है समझना पड़ेगा, इन सब बातों को जानना पड़ेगा, लेकिन उसको भी एक ट्विस्ट करके गोदी मीडिया चलाने का काम कर रहा है। ऐसा बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब जो है वो पिछलग्गू बनने का काम जो है वो संघ के करने वाली है। यही सब जगह पर चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। तो जो बात फिर लौट करके घूम फिर करके आती है वो ये आती है कि आप जो है जब इंजन है और आपके पीछे जो पूरे डिब्बे हैं, मतलब वो कांग्रेस पार्टी ही डिब्बा माने आप और आप जो है एक इंडिया का को भी आप रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं, तो वो अलग-अलग डायरेक्शन के अंदर वो नहीं जा सकते। लेकिन मणिपुर को लेकर के हम ये कहेंगे कि मणिपुर का मुद्दा ना केवल राहुल गांधी जी ने बल्कि इंडिया गठबंधन ने भी, आपको मालूम है कि जब पिछला सदन था, पिछले सदन में काफी ज्यादा इसको लेकर के ध्यान आकर्षित करने का काम किया, ये बात अलग है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है जब सिंबॉलिक पॉलिटिक्स केवल नहीं होनी चाहिए। अब ये होना चाहिए कि भाई नहीं निकल पा रहा है कुछ, मतलब सरकार निकालने को तैयार नहीं है। मतलब मणिपुर का कोई भी हल, कोई भी रास्ता निकालने को जब तैयार नहीं है, तो फिर ठीक है, राहुल जी वहां पर गए, दुख दर्द जानेंगे, तमाम सारी बातें लेकर के आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर भी की, यहाँ पर भी आकर के लोगों को बताने का काम करेंगे। लेकिन निर्णय तो केंद्र सरकार को करना है, उससे कैसे दबाव में लाया जाए, क्योंकि अब मामला तो फिर आंदोलन वाला है मामला। तो अब उस आंदोलन के अंदर क्या, कौन सा आंदोलन ऐसा हो सकता है जो वहां पर इस तरीके की एक सामान्य स्थिति को बहाल करने का काम करे। तो आंदोलन तो सरकार को बर्खास्त करने के लिए हो सकता है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए हो सकता है, लेकिन उससे कुकी और मैतेई के बीच का जो सवाल है वो तो हल होने वाला नहीं है ना। आंदोलन से अब आपको और भी इसके तरीके निकालने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि और मतलब जिसे जो सिविल सोसाइटी के साथ में एक इंटरेक्शन है, वहां पर कुछ लोगों को उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आपको ये मालूम है कि जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या कुछ चलता रहता है हमास को लेकर के, या तमाम बातें, लेकिन एक तरीके का एक्स्ट्रा चैनल वहां पर काम करता है और वही ला करके हर समय सीज फायर के ऊपर ले आता है, वही जो है विड्रॉल के ऊपर ले आता है। तो कहीं ना कहीं पर मतलब आपका कनेक्ट है ही है, आपका मतलब कांग्रेस पार्टी का कनेक्ट है, राहुल गांधी का कनेक्ट है,
और वहां पर जो है पूरा का पूरा मणिपुर में और पूरे पूर्वोत्तर के अंदर वहां पर सिविल सोसाइटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। और कितनी स्ट्रांग इस बात का आप अंदाजा लगा दीजिए कि नागालैंड के अंदर 6 जिलों के अंदर एक भी वोट नहीं पड़ा, है ना। आप इसी से ताकत का आप अंदाजा और पता आप लगा सकते हैं कि सरकार एक तरफ और लोगों का एक कॉल एक तरफ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा और जो है डीप ली काम करने की जरूरत है, कोई वर्किंग ग्रुप बनाने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी का बनाए, इंडिया गठबंधन का बनाए, वहां के जो है कुछ लोगों को आप रेगुलर जिम्मेदारी दें, आप जिनके साथ में आप संपर्क करें। और एक काम जो गांधी जी ने किया था, देखिए गांधी जी ने तो जो काम किया था वो नोआखाली के अंदर उस समय किया था जब पार्टीशन की मतलब लाखों लोगों की हत्याएं जब हो रही थी, आगजनी हो रही थी, और तब वो 15 अगस्त का झंडा फहराने की बजाय वो नोआखाली के अंदर गए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके साथ में थे, है ना। बादशाह खान हम जिन्हें कहते हैं वो लोग उनके साथ में थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कम्युनिटी कोई कोई लीडर्स कोई को सवाल तैयार सवाल किया सवाल था। सुनिए मुझे सुनिए लगता आप जो ये कह रहे है हैं कि अब कोई सरकार से जी 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 आप जी जी समाप्त जी मैं मैं केवल इतना दोबारा कहना नहीं चाहता लौटूंगा हूं, अपनी आखिरी जी आखिरी लाइन केवल जी इतना कहना चाहता हूं मैं जी कि उन्हें कम्युनिटी लीडर्स के साथ में अपना रैपर्ट बना करके उनके बीच में डायलॉग स्थापित करने का काम करने में एक बड़ी पहल उनको लेनी पड़ेगी। उस तरीके की कोई मध्यस्थता करनी पड़ेगी, उसके अंदर कोई मॉरल अथॉरिटी अपनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार है, जब तक मणिपुर की सरकार है, तब तक वो किसी भी हालत के अंदर उस तरीके का डायलॉग नहीं होने देंगे, उस तरीके की सद्भावना नहीं बनने देंगे। या तो फिर कोई आपको टेक्निकल रास्ता निकालना पड़ेगा, आपको अलग राज्य करना पड़ेगा, आपको उनको अलग तरीके से मतलब कुछ ना कुछ तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि जो परपेचुअल वायलेंस है, जो कंटिन्यूअस जो कुछ चल रहा है, जी उसके जी जी ऊपर कहीं ना कहीं पर रोक लग सके। गए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके और भी आगे बढ़ करके काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए वो तो उनका तो एक विश्वास कहीं जो डगमगा चुका है वहां की जनता को, उसको कहीं जो भी उसमें बूस्टअप कर सकते हैं वही उनका प्रयास है। उसके अलावा जो उनकी दुख दर्द है कोई सुन सके, बार बार लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा है ना, हमें सुन रहा है, यही वो बार बार कह रहे हैं। और दूसरी जो आप बात कर रहे थे दिग्विजय सिंह ने एक अलग किस्म की बात संघ को लेकर की थी। उन्होंने तो ये कहा था कि अनरजिस्टर्ड जो एक ऐसी संस्था है जिसने इस तरीके से चले, विषय अलग था और उसको उस तरीके से लिया गया। उनसे सीखिए कि बिना कहीं रजिस्टर्ड हुए और कैसे वो पूरे का पूरा एक उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया हुआ और कैसे वो करते चलते हैं, वो एक अलग। मैंने पूछा था उनसे, रविंद्र सर मैं आपके साथ चाहूंगा, हम लोग को सिखाया गया कि स्पॉट रिपोर्टिंग, राहुल गांधी संसद में नए नहीं है, काफी मंच गए हैं, तब गए हैं, उन्होंने खूब यात्राएं की हैं, तमाम वो कोशिश करते हैं कि जनता से रूबरू हो। और उसके बाद देखिए हम सुने सुनाए विषयों को उठाना या कलेक्ट करके उठाना और हम रूबरू होके आए और फिर किसी विषय को उठाएं, तो एक अलग उसका इम्पैक्ट होता है। आप चूंकि लोकसभा को अटेंड करते हैं, निरंतर सुनते हैं राहुल जी और तमाम नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को भी, तो ये जो शैली है, ये जो तरीका है, डबल टिबल उन्हें फायदा। एक तो वो जो जनता के बीच जाने से जो उनका अपना एक उनके प्रति जो लोगों में एक विश्वास है वो बढ़े, और साथ साथ वो खुद परिपक्व हो, एक अलग उनका इम्पैक्ट हो जब वो आएंगे सदन में, तो वो एक अलग निकल कर आएगा। तो ओवरऑल पर आपकी भी टिप्पणी सर। जी नमस्कार। बिल्कुल संजीव जी, देखिए आपने सही बात बोली कि जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जिस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, अब अगर नेता प्रतिपक्ष इस पद भर की हम लोग बात करें तो आप देखिए कि 10 साल से खाली था, लेकिन उसके पहले का भी कोई आपको इतना एक्टिव लीडर ऑफ अपोजिशन दिखेगा नहीं दूर दूर तक। उनके पहले सुषमा स्वराज रही हैं, वो संसद में जरूर मुखर रही है, लेकिन सड़क पर उनका कोई बहुत ज्यादा हम लोगों ने भूमिका बहुत ज्यादा नहीं देखी। भाषणों में अच्छी रही हैं, सदन में खूब उन्होंने सरकार को उस वक्त घेरा। उनके पहले रहे हैं अडवाणी साहब। अडवाणी साहब जब थे तो अडवाणी जी साहब का कद अलग अलग तरह का कद था, तो उन्होंने भी सरकार को सदन में तो जरूर घेरा। उनकी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो प्रधानमंत्री थे, उनकी खूब आज भी वीडियोज हम लोग देखते हैं, एक अलग किस्म का बेंटर उन दोनों के बीच में होता था। और उसके पहले सोनिया गांधी रही, शरद पवार रहे, ये तमाम जो नेता थे, इनका कद और स्ट्रेचर जो था वो बिल्कुल अलग तरह का था। इन्होंने कभी भी राजनीति में वो सब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नहीं किया कि सदन की लड़ाई को ये लोग सड़क तक लेके गए हों, या सड़क के तमाम मुद्दों को एक साथ इकट्ठा करके ये लोग सदन के भीतर बोलना शुरू किया। एक बात। जी जी दूसरी बात सर, ये जो मणिपुर में गए हैं राहुल गांधी, अब मणिपुर देखिए, आप और हम लोग कितने बार डिबेट करते हैं, मुख्तलिफ मुद्दों पर डिबेट करते हैं,
लेकिन संजीव जी, आज की भी हालत मणिपुर की जो है, वहां से अगर हम लोग 4 गेस्ट को बुलाकर डिबेट करना चाहेंगे तो हमको अपना शो ड्रॉप करना पड़ेगा। वहां की स्थिति ये है। हम लोगों को आज भी दिल्ली में बैठकर अगर हम लोग कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें 4 गेस्ट हमको मणिपुर से मिल जाएं तो मिलेंगे नहीं साहब, क्योंकि हालात इतनी ज्यादा दयनीय और भयभीत कर देने वाली वहां पर है कि कोई आपसे बात नहीं करना चाहता। जो लोग एमएलए बन गए हैं, जो एमएलए का चुनाव हार गए हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है। ये क्या है? ये है कि उनको कॉन्फिडेंस देने में सरकार फेल रही है कि अगर आप अपने व्यूज को वेंटिलेट करते हो, दिल्ली से हर जगह पत्रकार चले गए, लेकिन दिल्ली से मणिपुर में पत्रकारों को नहीं घुसने दिया जा रहा। आज भी उनकी जबान जो है, उनकी आवाज जो है, उनके विचार आज भी बाहर नहीं आ रहे। ये जो वीडियोज हम लोगों को राहुल गांधी के मिल रहे हैं, उस एक महिला की जो तस्वीर हम लोगों ने देखी थी, वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से लेकर आज तक एक वीडियो बाहर नहीं आया है। आप हालात देखिए कितना बड़ा सेंसर किया हुआ है। जो मूल मुद्दा है कि कई है जो मैती समुदाय और कुकी समुदाय, एक मोटा मोटा हम लोग जरूर जानते हैं कि इन दोनों के बीच का एक ये विरोधाभास है जिसके चलते वायलेंस हुआ है, लेकिन क्या इस मुद्दे को गहराई से कहीं पर भी जिक्र किया गया है? कि आज भी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, क्या उस मुद्दे पर तफसील से 1 घंटे 1.5 घंटे की डिबेट में वो लोग बोल पाएंगे? क्यों? क्योंकि उस पूरे मुद्दे को इतना छोटा हल्का कर दिया गया सरकार की तरफ से कि उस पर विचार नहीं हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है। तो मुझे और आज जब राहुल गांधी वहां गए हैं, तीसरी बार गए, तो वो उन पर एक मलहम लगाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कैसे वहां पर महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, कैसे लिपट जा रही हैं उनके साथ। कम से कम कोई तो आ रहा है उनसे बात करने के लिए। और सर यही हालत, मैं संजीव जी बताऊं, यही हालत थी लद्दाख के भीतर। लद्दाख भी देखिए नया बना है, और लद्दाख के लोगों ने जब सोनम वांगचुक जैसे बड़े व्यक्ति ने वहां पर एक एजिटेशन शुरू किया, तो दिल्ली में बैठे लोगों ने सोनम वांगचुक को चाइनीज एजेंट बोला। अब जब मैं वहां लद्दाख में गया तो लद्दाख में लोगों ने कहा कि सर हमको कुछ भी कह लो, लेकिन यार चाइनीज एजेंट तो मत बोलो। कम से कम हमारी सारी पीढ़ियां निकल गई चाइना से लड़ते लड़ते। इस देश की उस दुर्गम भौगोलिक स्थिति होने के बावजूद हम लोगों ने चाइना से लड़ाई करी, लेकिन चाइनीज एजेंट तो हमको कम से कम मत बोलो। आपको हमारी मांग नहीं माननी, मत मानो। हमारे साथ लठ बजाना है, लाठी मारनी है पुलिस से, वो सब करवा दो, लेकिन कम से कम जिस वजह से हमने सारी जिंदगी पीढ़ियां कुर्बान कर दी, आप वही इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हो। वो बहुत ज्यादा लोगों को वहां पे हर्ट हुआ। और पूरा जो एजिटेशन चला है वहां पर लद्दाख के भीतर, कोई नेता नहीं गया, केवल राहुल गांधी वहां पर गए। बीजेपी की तरफ से लोकल लीडर, उनका एक एजिटेशन का जहां पर पॉइंट था संजीव जी, वहां पर जो लोकल लीडर थे, जो लोकल मेंबर पार्लियामेंट थे, लोकल जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के थे, जो लोकल पूरी यूनिट थी, उसमें से एक व्यक्ति उनके एजिटेशन पे नहीं गया। और जबकि वो कॉमन कॉज था। तो वहां पर कितना ज्यादा हर्ट उन लोगों को इमोशनली हुआ था, और उसका नतीजा चुनाव में दिखा। 80% लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया। तीसरे नंबर पर बीजेपी आई। बीजेपी जिस बात का श्रेय लेती थी कि हमने यूनियन टेरिटरी बनाया, उसमें तीसरे नंबर पर आया। अब सदन के भीतर की बताता हूं। सदन के भीतर जिस तरीके से राहुल गांधी ने हिंदू का मुद्दा उठाया, उन्होंने अपने पूरे भाषण में एक दफा भी हिंदुत्व शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने हिंदू कहा, हिंदुइज्म कहा, हिंदुत्व शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। और ये धनंजय भाई की बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि बीजेपी को हिंदू के मसले पर जाकर उनकी पिच पर हरा देना और इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए है। बीजेपी ने पूरी कोशिश करी कि किसी तरीके से जो हिंसा वाला पार्ट था उसको प्ले अप किया जाए, लेकिन बुरी तरीके से फेल हुआ। इतनी बड़ी आईटी की टीम है, इतनी बड़ी सोशल मीडिया की उनकी आर्मी है, उसके बावजूद उस मुद्दे को कोई बायर नहीं मिला, उसको लेने वाला कोई नहीं मिला। जितने लोग इनके पास थे, उतने लोगों के अलावा जो इनके कार्यकर्ता हैं या इनके पदाधिकारी हैं, उसके अलावा मुद्दा जब बाहर निकला ही नहीं। तो ये अपने आप में उनके पिच पर जाके उनको हरा देना, मुझे लगता है ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात जो आज जिक्र हुआ कि विदेश के दौरा पर प्रधानमंत्री गए, ये दूसरा दौरा है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। इसके पहले अब G7 में जब प्रधानमंत्री गए तो क्या लेके आए सर, आज तक इस देश को पता नहीं लगा। नहीं पता है। आज रूस गए हैं, एक अदद वक्तव्य तो आ ही सकता था, संसद के भीतर दिया जा सकता था कि इस दौरे से क्या निकला। आज रूस गए हैं, रूस से लौटेंगे तो क्या लेकर आएंगे किसी को पता नहीं चलेगा। अब दोनों बातों के बीच में जो पिछले 10 साल से जो इस देश में घटित हो रहा है, बिलाल भाई मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अपने साथ पत्रकारों को लेकर जाया करते थे, स्पेशल जहाज में जाते थे, लेकिन जब जहाज में वो वापस लौटते थे
तो मुझे एक भी ऐसा विदेशी दौरा याद नहीं है जब भारत की जमीन को उनका जहाज छुए उसके पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो। ऑन बोर्ड उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी और उसी दिन दूध का दूध पानी का पानी कि इस दौरे से क्या हासिल हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या छवि में बदलाव हुआ और क्या हमको फ्यूचर में इससे मिल सकता है। वो बंद करने के लिए इन्होंने अपने साथ पत्रकारों को लेकर जाना बंद किया, जिसको गोदी मीडिया ने बताया कि ये जो है जो बहुत ज्यादा खर्चा पत्रकारों पर हो रहा था उसको प्रधानमंत्री ने एक झटके में कर दिया कम। और ये कितना जबरदस्त एक देखिए अब नैरेटिव घड़ा गया था कि जो लोग वहां पत्रकारिता करने के लिए जा रहे थे वो सारे देश के दुश्मन थे और अब प्रधानमंत्री जब लेके नहीं जा रहे तो उससे देश का बहुत बड़ा भला हो रहा है। उससे क्या भला हुआ? इतने सारे प्रधानमंत्री ने दौरे किए लेकिन उनमें से हमको आज तक इस बात का नहीं पता कि वो क्या लेके आए और क्या लेने के लिए गए थे। ये इस तरह के दौरे आधिकारिक दौर पर नहीं होते। दूसरी बात, अब वो तो आपको पता ही है कि कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो जहाज में ही नहा लेते हैं, वो तो सो भी उसी में जाते हैं। उसकी तो खैर जरूरत है नहीं कि भाई हमारा मुल्क तो बहुत बड़ा है, बहुत पैसा हमारे पास है, एक होटल का कमरा पीएम के लिए बुक करने में क्या बड़ी बात है। खैर वो मुद्दा नहीं है। और एक और बात आखिरी में कहूंगा, चुनाव हारने के बाद प्रधानमंत्री विदेश चले गए 2 बार, चुनाव की होने से पहले 3 बार चले गए अयोध्या, लेकिन चुनाव हारने के बाद, चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार भी अयोध्या नहीं गए। अयोध्या शब्द उनके नाम पे नहीं, उनके मुंह से मैंने नहीं सुना। वो तो छोड़िए, पार्टी का कोई पदाधिकारी भी नहीं गया। तो अब बताइए, वही राम मंदिर है, बन के तैयार हो गया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, कम से कम पुष्प अर्पित करने के लिए तो चले जाना चाहिए था, लेकिन वहां भी नहीं जा रहे। तो हर जगह पर जो है, जहां पर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जिन जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, बीजेपी ना उनको डिफेंड कर पा रही है, ना ऑफेंसिवली उनके खिलाफ खड़ी हो पा रही है। तो हालात आज की तारीख में ये हो गई है कि अब राहुल गांधी का कोई सही मायने में विकल्प उनके सामने कोई दिख नहीं रहा है और ही इज वॉकिंग द टॉक। जैसे जनता के साथ वो अपना कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे जनता के साथ वो जुड़ रहे हैं, उससे उनके भीतर तो एक अलग कॉन्फिडेंस है ही है। साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता है, जो पिछले 10 साल से कहीं ना कहीं एक लो कॉन्फिडेंस डिफिडेंट था, जिसके अंदर इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक निराशा थी कि हम लोग कभी जिंदगी में उबर पाएंगे कि नहीं, उसके अंदर एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने का काम किया है राहुल गांधी ने। और ठीक उससे उलट बीजेपी की जो स्थिति है, बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो बैकफुट पर है। और आखिरी बात संजीव सर, ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है नरेंद्र मोदी के राजनीति में पदार्पण के बाद, राष्ट्र राजनीति में प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब नरेंद्र मोदी किसी बीजेपी को बोझ लगने लगे। बीजेपी ने हरियाणा के चुनाव के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री का चेहरा होने के बावजूद बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। और उसके पीछे की जो स्ट्रेटजी है वो यही लग रही है कि अब नरेंद्र मोदी जो एसेट थे पार्टी के लिए, अब वो कहीं ना कहीं लायबिलिटी बन गए हैं। और जो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिख रहा है वो लोकल यूनिट से ज्यादा नेशनल यूनिट का है। और उस एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए अगर हारेंगे तो बलि का बकरा बनेंगे नायब सिंह सैनी, और अगर कम से कम प्रधानमंत्री की जो छवि लगातार इरोड कर रही है, गिर रही है, उसमें कम से कम हरियाणा का हार जो है वो उसमें एड ऑन नहीं करेगी। जी सर। वो देश में हार हुई तो फिर वो कभी नड्डा का चेहरा आगे हो गया, जो राज्यों में है उनके चेहरे आगे हो गए, हम लोग लगातार देखते रहे। कहीं ना कहीं वो कुछ उसी तरीके की शैली है कि अच्छा हुआ तो हमने किया और बुरा हुआ तो टीम ने किया, वो भाव उनका हमेशा से रहा है। मैं अंतिम दौर में सभी से एक सवाल पर राय चाहूंगा। एक तो कॉन्फिडेंस की अभी बात की रवीन भाई ने, कॉन्फिडेंस की हाई है एकदम राहुल गांधी का, और साथ साथ ये जो चुनौती के तौर पर जिस तरीके तो मोदी के खिलाफ जो और उनका चेहरा धूमिल हो गया है। तो ओवरऑल में हम बात करें, बिलाल सर आपसे शुरू करता हूं कि अब ज्यादा बड़ी चुनौती के तौर पर हो गए, पहले भी थे वो, अब और ज्यादा बड़ी चुनौती एक चीज, और दूसरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो मोदी जी का कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है, और ये जो लायबिलिटी हो गए ये भी एक विषय है। सब पर मैं सभी की टिप्पणी, बिलाल सर आपसे शुरुआत करूं। देखिए संजीव जी, नेता को जो ताकत मिलती है लोकतंत्र में वो जनता के माध्यम से मिलती है। और जैसे मैंने पहले अपने शॉर्ट में कहा था कि राहुल गांधी सेंटिमेंट से जुड़े हुए, इमोशन से जुड़े हुए, जब लोगों के बीच में जाते हैं
तो उनके आत्मविश्वास में एक नैसर्गिक या नेचुरल एक उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है कि उनको मालूम है कि मैं जमीन पे खड़ा हूं और जमीन की सच्चाई से अवगत। और जब उन मुद्दों की गर्मी को लेकर वो सदन में बोलते हैं तो उसका ताप या उसकी ऊर्जा या उसकी अभिव्यक्ति अपने आप में अलग ही होती है। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैंने बताया कि राहुल गांधी के अंदाज में तो कोई कमी नहीं आई है, बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आ गया है। राहुल गांधी जैसे पहले राजनीति कर रहे थे, आज भी ऐसी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो लोग एक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे, जो लोग एक राष्ट्रवाद के नाम पे राजनीति कर रहे थे, जो लोग एक एंटी माइनॉरिटी सेंटीमेंट को उभार के राजनीति कर रहे थे के विरुद्ध, या जो लोग एक सत्ता की शक्ति को लोकतंत्र में दुरुपयोग करने को अपना संवैधानिक अधिकार मान के चल रहे थे, उसको जनता ने रिजेक्ट किया है। जिस तरह से इस लोकतंत्र के अंदर लोगों ने जो सहा है, इस 10 साल के इस कार्यशैली को आप देखें तो सबसे बड़ी जो समस्या है, लोग मानसिक रूप से उत्पीड़ित थे, एक मानसिक दबाव का शिकार थे, एक मेंटल प्रेशर था उनके ऊपर, जो अब बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में उनको ऐसा लगता है कि वो दबाव कम हुआ है, क्योंकि विपक्ष अब उनके साथ खड़ा है या वो विपक्ष के सेंटिमेंट के साथ खड़े हैं। और लोकतंत्र के अंदर उन्होंने अब विपक्ष को उतनी ताकत दे दी है कि उनकी अभिव्यक्ति अब संसद में भी हो सकती है। सड़क पे तो राहुल गांधी पहले से कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय सर, ये तो था ही था, और एक इसमें और भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अभी संसदीय दल की भारतीय जनता पार्टी की तो बैठक ही आज तक नहीं हुई, नेता भी हो गए, तमाम सब हो गया है और शपथ भी हो गई और शुरुआत भी हो गई। लेकिन राहुल गांधी ने जो गुजरात में बड़ी अच्छी बात कही, वो कहीं ना कहीं देखिए, हम कहते हैं ना आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन, उन्होंने कहा वहां कि रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा, बड़ा एक उनका क्लियर कट है कि भाई हमसे गलतियां हुई और हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो उसे भी जोड़िएगा और बाकी मैंने जो सवाल किया उस पर आपकी टिप्पणी। धनंजय। देखिए, आपके सवाल से पहले जो रविंद्र भाई ने कहा कि वो जो वांचुक है उनको भी चीन का एजेंट बता देते हैं, अयोध्या में हार जाते हैं तो हिंदुओं को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। मतलब इनके मन का अगर नहीं हुआ, वो सब चोर है, बेईमान है, एजेंट है, राष्ट्रद्रोही है, जितनी गालियां दे सकते हैं सब ऐसे लोग पैदा किए। इससे आप समझिए कि आरएसएस और बीजेपी देश के लिए कितना असामाजिक हो गया है। इसको इस तरीके से देखिए, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, बहुत गंभीरता से इस देश के नागरिकों को लेने की जरूरत है कि आपकी बात जो नहीं सुनेगा, आपकी बात जो नहीं दोहराएगा, आपकी मतलब नरेंद्र मोदी की बात जो नरेंद्र मोदी बोलेंगे, नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि सूरज जो है देखो पश्चिम में उगा, आप भी बोलिए। अगर किसी ने कह दिया नहीं पूरब में उगा, वो देशद्रोही हो जाएगा। ये इनका जो है पूरा सिस्टम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देश को कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं। नीट वाले मामले पे देखिए कि नीट वाले मामले पे पूरे शिक्षा व्यवस्था को चौपट है ये दिखा दिया, और किस तरीके से इनके लोग, एनटीए में जो लोग हैं वो कौन लोग हैं। आप लोग मध्य प्रदेश के हैं, जानते हैं मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ, व्यापम से लेकर के यहाँ तक के। तो शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से चौपट किया, धर्म को किस तरह से चौपट किया, राष्ट्रवाद को किस तरह से चौपट किया, और हमारे समाज को किस तरह से ये ढोंगी बाबाओं को आगे करके ये खुद पाखंड करके चौपट कर रहे हैं, ये समझ। अब राहुल गांधी पे आते हैं। राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा कहा, जो आपने जिक्र किया, वो रेस का घोड़ा और शादी का घोड़ा। जी जी, हालांकि बड़ा सिंबॉलिक है। रेस का घोड़ा वो है जो राहुल गांधी की तरह दौड़ रहा है, जो अपने इलाके के लोगों की बातें सुन रहा है, उनकी परेशानियों को समझ रहा है, उनके साथ खड़ा हो रहा है विपत्तियों में, वो रेस का घोड़ा है। और शादी का घोड़ा वो है जो सीजनल निकलता है, जो शादी के समय निकलता है, बाकी समय अस्तबल में मस्त खाता है और पड़ा रहता है और कुछ करता नहीं, चर्बी बढ़ाता रहता है। तो वैसे नेताओं से, जो मैंने पहले कहा था कि कांग्रेस के भीतर लड़ाई लड़नी वो यही है कि चर्बी वाले जो नेता हैं उनको कैसे किनारे करें। ये राहुल गांधी ने वो मैसेज वहां दिया था, और अगर ये कामयाब होते, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के चारों तरफ बैठे हुए हैं। वो बाहर पटना में नहीं है, पटना में तो है, भोपाल में तो है, लेकिन उनके आका दिल्ली में राहुल गांधी के बगल में बैठे हैं। चिराग तले अंधेरा,
तो चिराग जी। तले अंधेरा के लिए दूसरा दिया जलाना पड़ेगा। और ये एक आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि चर्बी वाले घोड़े को नचाने, उन्होंने एक और लाइन बोली है कि हम उनको नचाएंगे बारात में, तो नचाइए ताकि चर्बी उनकी कम हो, और जी वो जी ट्रेनिंग दीजिए कि चर्बी वाले नेता अब देश में नहीं चलेंगे, क्योंकि इस देश की 80% आबादी की बॉडी पे मांस भी ठीक से नहीं है, चर्बी तो बहुत दूर की बात है, उनके देह पे मांस भी नहीं है, सही वजन भी नहीं है, कुपोषण के शिकार हैं। जिस देश में 80% आबादी कुपोषण का शिकार हो, उस देश का नेता बड़ा बड़ा तोंद वाला हो, तो चिंता का विषय है। उस देश के अफसर बड़े बड़े तोंद वाले हैं, ये चिंता का विषय है। राहुल गांधी को तोंद वाले से निपटना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनीलम सर, आपकी टिप्पणी सर, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो चर्बी वाले घोड़े हैं और जो शादी वाले घोड़े हैं, उनसे भी निपटना पड़ेगा, उन्हें कहीं रेस असल के में लायक जो बनाना है, पड़ेगा। बिल्कुल देखिए जी धनंजय जी क्या करने पे आमादा है मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मामला देखिए आपको तो मालूम ही है, कमलनाथ जी तो एकदम स्लीपर सेल के तौर पे काम कर रहे थे, बाप बेटे दोनों जाकर के इंतजार में मिल थे। गई सजा, अब जो है सुनीलम भाई, भाजपा ने क्यों सुनीलम नहीं सजा, एंट्री किया? वो सजा जनता ने दे जी, दी। मैं कह रहा हूँ कि उनको नहीं हटा पाए, जबकि मतलब उनको तो तत्काल ही कांग्रेस से अलग कर देना चाहिए था। एक मैसेज चला जाता। भाई धनंजय जी जो कह रहे हैं, देश के अंदर तमाम सारे बुद्धिजीवी भी और तमाम सारे कांग्रेसी भी वाली बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो है इंदिरा गांधी जी टाइप हिम्मत चाहिए। अब उतनी हिम्मत कब जुटा पाएंगे राहुल गांधी जी, ये तो मतलब मुझको नहीं मालूम है, क्योंकि अभी डायरेक्ट उनके पास में संगठन की जिम्मेदारी नहीं है। तो अभी जो कुछ भी करना है वो तो जो है खड़गे जी को ही करना है। ये अंडरस्टूड है सुनीलम सर कि उनके बगैर फैसले भी नहीं हो रहे हैं। वो भले ही आप कहें रबर स्टैंप या समथिंग, जो भी आप कहा जाए, उनको सुना भी जा रहा है, उनकी जो राय है, जी मशवरा, उसको तवज्जो भी दी जा रही है, उसमें कोई छुपा हुआ नहीं, अब सही बात है। मैं तो आपको खुद ही कह रहा हूँ कि सुना जा रहा है, मतलब इसीलिए ये अभी कोई सवाल उठ नहीं रहा है। मतलब उनके जी हाँ। बनने के बाद में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि रबर स्टैंप के तौर पर हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने उन्हें ऑपरेशन करने हैं मतलब कांग्रेस के भीतर, वो तो बड़ी चीज जी है। अब सवाल ये है, और अडानी अंबानी के खिलाफ में भाषण दे रहे हैं, अब जो है आ गए मुकेश अंबानी जी जो है इन्विटेशन कार्ड लेकर के। अब आप क्या कीजिएगा बताइए? अब आप भाई अब वो तो सिग्नल भाई जो अब घर, है, आपके घर आ जाओगे तो सिग्नल अब तो आप भगा नहीं अंबानी सकते। जी ने वो तो चले गए, ये सिग्नल तो चले गए। जी नहीं, अंबानी जी ने ये सिग्नल तो दे दिया कि भाई जी हमारे को जो है, हमारे को कोई डर नहीं है। मतलब जी जी जो है, और जो है आपको मालूम ही है कि अडानी जी जो है वो लगातार बोलते रहते हैं कि 22 राज्यों में मेरा जो है व्यापार है, और कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहां भी मुझे किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। तो अब जी सवाल ये पड़ता है कि जो है राहुल गांधी जी जो कुछ कह रहे हैं, तो पार्टी के भीतर मतलब उस तरीके का लाइन इफेक्टिवली चले, ये एक बात है। लेकिन यहाँ पर मैं उससे आगे जाना चाहता हूँ। मैं उससे आगे जाकर जी के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि असल में जो स्ट्रेंथ दी है राहुल गांधी जी को, एक तो वो स्ट्रेंथ उन्होंने गेन की है अपनी यात्राओं से, और दूसरी स्ट्रेंथ उन्हें दी है देश की जनता ने। और वो जो देश की जनता ने दी है वो इंडिया गठबंधन को दी है। और वो इंडिया गठबंधन को जो दी है, और ये पार्टी को भी दी है, स्वाभाविक तौर पर इस पार्टी को भी दी है, तो अब तो उनको जो पूरा फोकस है, जो हाथरस गए बहुत बढ़िया किया, मणिपुर गए बहुत जरूरी था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो घोषणा की कि 3 राज्यों के चुनाव में, जहां के बारे में उन्होंने कहा कि भाई हमारे को जब पिछली विधानसभा में जितना वोट मिला था उससे ज्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के अंदर इन राज्यों के अंदर मिला है, और उन्होंने कहा कि भाई अब चुनाव होने तो वहां पर होगा। मेरा कहना यह है कि अब तो पूरा का पूरा फोकस जो है राहुल गांधी जी का वो होना चाहिए इन्हीं 3 राज्यों में, और तीनों राज्यों में बहुत बढ़िया एक तरीके की सिचुएशन है। इससे अच्छी सिचुएशन कभी भी ऑपोजिशन के लिए नहीं रही। हरियाणा के अंदर तो जो स्थिति है, वो पंजाब में जो स्थिति बनाई थी किसानों ने, अभी 10 जुलाई को जो है मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चे की, और उसी की पूरी रणनीति बन जाएगी कि गांव के अंदर नहीं घुसने देना भाजपा को, उसके उम्मीदवारों को, उसके मंत्रियों को,
तो हरियाणा तो आपको बहुत ही ज्यादा एक तरीके से तैयार मिलेगा परिवर्तन के लिए। झारखंड के अंदर जो एक किस्म का सुसाइडियल जो काम किया, जो है उनको हेमंत सोरेन को जो जेल में डाल दिया, उसका एक अपना रिएक्शन है। और वहां पर जो है वहां पर भी एक अनुकूल स्थिति है। महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र के अंदर बहुत अनुकूल वहां पर स्थिति है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तीनों राज्यों में फोकस करके एक बार कश्मीर भी जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कश्मीर का कमिटमेंट था। केंद्र सरकार ने कहा था कि हम सितंबर के अंदर जो है वहां इलेक्शन करा लेंगे। मोदी जी ने जब भाषण दिए तो उसके अंदर जम्मू कश्मीर आया नहीं। तो मामला सीरियस है, तो वहां पर भी एक चक्कर लगाना मतलब जरूरी है। लेकिन इसके बाद में मुख्य तौर पर पूरे इंडिया गठबंधन के साथ में अभी जो वो कैंपेन चला है मुख्य तौर पर। जी 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 हाँ, तो मैं केवल इतना कहना के बात समाप्त कर रहा हूं अपनी, कि तीनों जो चुनाव वाले राज्य हैं उसके ऊपर अब पूरा का पूरा समय लगाना पड़ेगा, और इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ में और संगठनों को जोड़ करके लगाना पड़ेगा। जी बिल्कुल स्वयं सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए वो कर भी रहे हैं। अब उनका अगला दौरा पंढरपुर है, पंढरपुर जा रहे हैं वो, उनका अगला दौरा वही है और कोशिश वही। और इंडिया को लेकर अंतिम टिप्पणी रविंद्र सर आपकी ओवरऑल। जी बिल्कुल, देखिए ये पंढरपुर वाले आपने जो बात कही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पंढरपुर की यात्रा है ये महाराष्ट्र के लिए बहुत अहम है, और इसका इनविटेशन देने के लिए विशेष तौर पर शरद पवार आए। तो आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट ये यात्रा है। और वैसी ही अच्छी परिस्थितियां हरियाणा में भी हैं, झारखंड में भी है। तो चुनाव के नतीजे से कांग्रेस पार्टी के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। और जिस तरह से जो छोटे दल थे, जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी थी, जो ओपोजिशन का वोट बैंक कट करती थी, उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी लोकसभा चुनाव में लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अब आमने सामने का मुकाबला है सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। उसमें कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन जो धनंजय भाई ने बात कही है, कांग्रेस को अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लिए है कि उनको अपना घर ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस के जो कई जगह जहां पर बहुत अच्छी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन अगर उस स्टेट में भी नेता का नाम कमलनाथ हो तो वहां पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं आप। तो वही स्थितियां अगर दूसरे राज्यों में भी बने, जैसे हरियाणा की स्थिति है, बहुत अनुकूल स्थिति है, लेकिन आपसी जो लामबंदी है, आपसी जो गुटबाजी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के बीच में है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और मुझे लगता है उसको बहुत मजबूती से ट्रीट करने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि लोग बहुत चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को वोट देना। जो भी छोटे बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं, उसमें बहुत भीड़ आ रही है। लेकिन ये सवाल सबके मन में है कि क्या कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएगी? क्या अगर किसी एक गुट के व्यक्ति को टिकट मिली तो दूसरा गुट उसको हराने की कोशिश नहीं करेगा? और बीजेपी में इस तरह की परिस्थितियां नहीं दिखती हैं, तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। मुझे लगता है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और कश्मीर तो एक लिटमस टेस्ट होने वाला है बीजेपी के लिए, और कश्मीर का चुनाव तो सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश है उसके अनुसार सितंबर से पहले करना ही है। जी संजीव, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए मुझे लगता है कि बहुत शानदार सार्थक चर्चा थी, और उसमें निकल के यही आता है कि उन्होंने कर लिया है। वो बहुत सब चीजों पर उनकी निगाह है, अकेले वो जनता नहीं, खुद के घर पे भी निगाह नजर है, तभी वो इतनी शिद्दत से, इतनी ताकत से सारी बातें कर रहे हैं। वो उनके संदेश कहीं निहित है, छुपे हुए हैं कि क्या कुछ वो चाहते क्या नहीं चाहते। बहरहाल इस शानदार चर्चा के लिए आप सभी का धन्यवाद करूंगा। रविंद्र भाई आपका, धनंजय भाई आपका, और हमसे पहले पैनलिस्ट जो जुड़े हुए थे, चाहे वो बिलाल सर हो या हमारे और अन्य साथी, उन सभी का धन्यवाद करूंगा। और ये निकल कर यही आता है कि जो राहुल गांधी के मूव है, ये मूव निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक को तो कहीं ना कहीं जो आने वाले 3 राज्यों के चुनाव और साथ साथ देश से जो जुड़ाव की बात है, जनता से जुड़ना है, उन सब में मदद करेंगे ही करेंगे। और जो संगठन को वो कस रहे हैं अपने दल के, पार्टी के, कांग्रेस के, वो बहुत कुछ फायदे आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर जहां जहां उसने अपनी प्रतिष्ठा, अपने जो उसके पास एक ओहरा था, पार्टी का रुतबा था, उसको पाने में भी कहीं ना कहीं मदद प्राप्त होगी, मदद मिलेगी। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।